राजधानी दिल्ली के पुराने किले की जमीन के नीचे सोया है वो शहर जिसने दुर्योधन को बौखला दिया और पूरे महाभारत युद्ध की नींव रख दी। पत्थरों को इतना घिसा गया कि वो पानी बन गए, दीवारें गायब हो गईं और हवा में तैरने लगीं। मूर्तियां, मय दानव की इंजीनियरिंग ने रचा भ्रम का महाजाल। भारत सरकार को अनायास ही खुदाई में मिला महाभारत के पांडवों का वो इंद्रप्रस्थ महानगर, जिनके मिले प्रमाण ने वैज्ञानिकों के भी उड़ा डाले होश। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल मायावी महल, स्फटिक के फर्श जो दिखते थे, गहरा समंदर, कांच की दीवारें जिनसे टकराकर गिरा था, कौरवों का घमंड। 5.5 मीटर गहरी खुदाई में निकला 2500 साल पुराना सच अब लाइडर तकनीक से ढूंढा जाएगा। पांडवों का असली महल यमुना के किनारे खड़ा है आज भी वो किला, जिसके नीचे दबी है दुनिया की सबसे उन्नत ऑप्टिकल इंजीनियरिंग की कहानी। दिल्ली की सड़कों पर रोज लाखों लोग गुजरते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि उनके पैरों के नीचे दबा है वो शहर, जिसकी एक झलक ने कौरवों के दिल में जलन भर दी थी और पूरे भारतवर्ष को एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक दिया था। पुराना किला, जिसे आज हम एक मुगलकालीन इमारत समझते हैं, उसकी नींव में छिपा है महाभारत का इंद्रप्रस्थ, पांडवों की वो राजधानी जो खांडवप्रस्थ के जंगल को जलाकर बसाई गई थी। लेकिन ये कोई सामान्य शहर नहीं था। यहाँ बनाया गया था माया सभा, एक ऐसा महल जो भ्रम और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण था। मय दानव, जो असुरों का सबसे महान वास्तुकार था, उसने ऐसी इंजीनियरिंग की थी जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देती है। फर्श दिखता था पानी का गहरा कुंड, लेकिन होता था ठोस स्फटिक का। दूसरी जगह असली पानी इतना स्थिर था कि वो जमीन जैसा लगता था और दुर्योधन उसमें धड़ाम से गिर गया। दीवारें थीं पर दिखती नहीं थीं, और जहां दीवार दिखती थी वहां से रास्ता निकल जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने 1954 से लेकर 2024 तक कई बार यहां खुदाई की है। 2014 में मिला था पेंटेड ग्रेवेयर यानी PGW, वो खास तरह के बर्तन जो 1100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच के हैं, ठीक वही समय जब महाभारत की रचना हुई मानी जाती है। 2023 में खुदाई 5.5 मीटर गहराई तक पहुंच चुकी है और कुषाण काल के अवशेष मिल चुके हैं। अब 2024 में ASI ने कुंती मंदिर के पास लाइडर तकनीक का इस्तेमाल करके और गहरी खुदाई की योजना बनाई है, ताकि उस PGW परत तक पहुंचा जा सके जो इंद्रप्रस्थ के अस्तित्व को पूरी तरह से साबित कर देगी। तो आखिर क्या था उस माया सभा का रहस्य? कैसे मय दानव ने पानी को जमीन और जमीन को पानी बना दिया? कैसे दीवारें गायब हो गईं और हवा में मूर्तियां तैरने लगीं? क्या वाकई वहां ऐसी तकनीक थी जो आज के विज्ञान से भी आगे थी? आज की दिल्ली के नीचे दबे उस प्राचीन शहर की खोज में क्या क्या मिला है, और क्या सचमुच वो महल आज भी कहीं गहराई में सोया पड़ा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंद्रप्रस्थ था कहां और इसकी खोज कैसे हुई। आज की नई दिल्ली में स्थित पुराना किला, जो यमुना नदी के किनारे बसा है, वही जगह है जहां कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि पुरातात्विक सबूतों से भरी हुई हकीकत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक बीबी लाल ने 1954 में सबसे पहले यहाँ खुदाई शुरू की थी। उन्होंने महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान करने के लिए एक बड़ी परियोजना चलाई थी, जिसमें हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ जैसे स्थान शामिल थे। लेकिन उस समय उन्हें पुराने किले में PGW की स्पष्ट परत नहीं मिल पाई थी। फिर 1970 के दशक में दोबारा खुदाई हुई, लेकिन तब भी परिणाम संतोषजनक नहीं थे। असली सफलता मिली 2013 से 14 में, जब ASI के निदेशक वसंत स्वर्णकर के नेतृत्व में नई खुदाई शुरू हुई। 2014 में एक बड़ी खोज हुई, जब खुदाई में एक सफेद सूती कपड़े में लपेटी हुई धूसर रंग की मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले। ये थे पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मृद भांड, जो बहुत ही बारीक और चिकने होते हैं और इन पर ज्यामितीय पैटर्न बने होते हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्हें बनाने के लिए बेहद उन्नत भट्ठी तकनीक की जरूरत होती है। PGW का समय लगभग 1100 ईसा पूर्व से 500 से 400 ईसा पूर्व माना जाता है, और ये वही समय है जब महाभारत की घटनाएं घटी होंगी। वसंत स्वर्णकर ने इसे अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज बताया था।
2017 से 18 में फिर से खुदाई हुई और इस बार कुंती मंदिर के पास एक नई जगह चुनी गई जो पुराने किले के बीचों बीच है। यहाँ टीम ने लगभग 6.5 मीटर गहराई तक खुदाई की और मौर्य काल और कुषाण काल के बीच की संरचनाएं मिली। 2022 की खुदाई में तो और भी रोचक चीजें मिली, जैसे 900 साल पुराने राजपूत युग की वैकुंठ विष्णु भगवान की मूर्ति, गुप्त काल की गजलक्ष्मी की टेराकोटा मूर्ति, ब्राह्मी लिपि में अंकित सिक्के और मोहरें, शुंग कुषाण काल से पहले की संरचनाएं, एक टेराकोटा कुआं और एक उन्नत जल निकासी प्रणाली। 2023 में शुरू हुई खुदाई में 5.5 मीटर की गहराई तक पहुंच गए हैं और कुषाण काल के शुरुआती स्तर की संरचनाएं सामने आई हैं। अब सबसे रोमांचक बात यह है कि 2024 में ASI ने लाइडर तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। लाइडर यानी लेजर स्कैनिंग, जिससे जमीन के नीचे दबी संरचनाओं का 3 आयामी नक्शा बनाया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से ASI कुंती मंदिर के पश्चिम और उत्तर दिशा में नए ट्रेंच खोलने की योजना बना रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि इस बार वो PGW परत तक पहुंच जाएंगे, जो पुराने किले को इंद्रप्रस्थ के रूप में निर्णायक रूप से स्थापित कर देगी। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि खुदाई में कोई जादुई महल या सोने चांदी के खंभे तो नहीं मिले, क्योंकि लकड़ी, कपड़ा और रत्न जैसी चीजें हजारों साल में नष्ट हो जाती हैं या फिर आक्रमणकारियों द्वारा लूट ली जाती हैं। लेकिन जो मिला है वो है उस कालखंड के पुख्ता सबूत, वो मिट्टी के बर्तन, वो संरचनाएं, वो जली हुई लकड़ी के अवशेष जो खांडवप्रस्थ के जंगल को जलाकर शहर बसाने की कहानी की पुष्टि करते हैं। ASI का मानना है कि पुराने किले में 2500 साल तक लगातार बसावट के सबूत मिले हैं, जो मौर्य काल से पहले के हैं और मुगल काल तक जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की परतें एक के ऊपर एक जमी हुई हैं और हर परत एक नई कहानी कहती है। अब बात करते हैं उस माया सभा की, जो इंद्रप्रस्थ का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी हिस्सा थी। महाभारत में वर्णन है कि जब युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ के जंगल को समतल करके इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, तब भगवान श्री कृष्ण की मदद से मयदानव को बुलाया गया। मयदानव कोई साधारण वास्तुकार नहीं था, वो असुरों का सबसे महान इंजीनियर था, जिसे खगोल विज्ञान, गणित, भौतिकी और वास्तुकला का असाधारण ज्ञान था। उसने अर्जुन की जान बचाने के बदले में पांडवों के लिए एक ऐसा महल बनाने का वचन दिया जो दुनिया में अद्वितीय होगा, और फिर जो बना वो था माया सभा यानी भ्रम का महल। इस महल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दिखता था। आंखें धोखा खा जाती थीं, दिमाग भ्रमित हो जाता था, और जो वास्तविक था वो असत्य लगता था, और जो असत्य था वो सत्य। जब राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन और कौरव इस महल को देखने आए तो वे इसकी भव्यता देखकर पहले तो चकित रह गए, लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन गया। दुर्योधन महल में घूम रहा था, तभी उसे फर्श पर एक गहरा नीला कुंड दिखा जो पानी से भरा हुआ लग रहा था। डर के मारे उसने अपने कपड़े ऊपर उठा लिए और सावधानी से चलने लगा, लेकिन जब उसने उस पर पैर रखा तो पता चला कि वो तो ठोस फर्श था, बिल्कुल चिकना स्फटिक। पांडवों और द्रौपदी ये सब देखकर हंस पड़े। शर्मिंदा होकर दुर्योधन आगे बढ़ा। इस बार उसे एक जगह साफ जमीन दिखी और वो बिना सोचे समझे उस पर चल पड़ा, लेकिन धड़ाम से एक असली पानी के कुंड में गिर गया। पानी इतना स्थिर और साफ था कि वो ठोस जमीन जैसा लग रहा था। भीगे कपड़ों में दुर्योधन जब बाहर निकला तो द्रौपदी ने वो मशहूर टिप्पणी की, अंधे का पुत्र अंधा। ये अपमान दुर्योधन के दिल में इतनी गहराई से चुभा कि उसी दिन से उसने पांडवों को नष्ट करने की ठान ली। इसी जलन ने शकुनी के साथ मिलकर द्यूत क्रीड़ा यानी जुए का षड्यंत्र रचा, जिसमें पांडवों ने सब कुछ हार दिया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। और फिर शुरू हुआ वो महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध, जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो एक तरह से देखा जाए तो माया सभा के इस ऑप्टिकल इल्यूजन ने पूरे महाभारत युद्ध की नींव रख दी थी। लेकिन सवाल ये है कि ये भ्रम कैसे पैदा किया गया था? क्या ये सिर्फ जादू था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत था? अब आते हैं उस विज्ञान पर जो माया सभा के पीछे छिपा हुआ था और जो आज के आधुनिक भौतिकी को भी चुनौती देता है। पहला रहस्य था ठोस जल का भ्रम, यानी वो फर्श जो पानी जैसा दिखता था। इसके पीछे का विज्ञान है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मयदानव ने फर्श बनाने के लिए नीलम और काले स्फटिक का उपयोग किया था। इन पत्थरों को इतना घिसा और पॉलिश किया गया था कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पानी जैसा हो गया था। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है,
और कांच या स्फटिक का लगभग 1.5। जब प्रकाश इन पत्थरों से टकराता था तो वो ठीक उसी तरह मुड़ता और परावर्तित होता था जैसे पानी में होता है। ऊपर से मय दानव ने प्रकाश व्यवस्था इस तरह से की थी कि स्फटिक का फर्श गहरे पानी के कुंड जैसा दिखे। आज की फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। ये नैनो पॉलिशिंग की तकनीक थी, जहां पत्थर को माइक्रोस्कोपिक स्तर पर इतना चिकना बनाया जाता है कि उस पर रोशनी बिल्कुल सटीक तरीके से परावर्तित हो। दूसरा रहस्य था अदृश्य जल, यानी वो पानी जो इतना स्थिर था कि ठोस जमीन जैसा लगता था। इसे लेमिनर फ्लो कहते हैं। जब पानी बिना किसी बुलबुले, लहर या हलचल के बहता है तो उसकी सतह कांच जैसी चिकनी और ठोस दिखती है। मय दानव ने हाइड्रोलिक्स का ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें पानी में 0% वाइब्रेशन होता था। कुंड के नीचे पानी की धीमी गति से आपूर्ति होती थी, लेकिन सतह पर कोई हलचल नहीं होती थी। इसके लिए पानी को बहुत धीरे धीरे और समान रूप से कुंड में डाला जाता था। आज के एडवांस स्विमिंग पूल में भी इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जहां इन्फिनिटी एज पूल्स में पानी इतना स्थिर होता है कि आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है। तीसरा चमत्कार था अदृश्य दीवारें। महल में ऐसे दरवाजे थे जो खुले दिखते थे, लेकिन वहां पारदर्शी दीवार होती थी और दुर्योधन का सिर उससे टकरा गया था। ये थी हाई ग्रेड क्वार्ट्ज ग्लास, यानी उच्च गुणवत्ता वाला क्वार्ट्ज कांच। मय दानव ने फ्रेमलेस आर्किटेक्चर का उपयोग किया था, जहां कांच को जोड़ने के लिए कोई लोहे या लकड़ी का फ्रेम नहीं था। कांच को इतनी सटीकता से काटा और फिट किया गया था कि जोड़ दिखते ही नहीं थे। आज का गोरेला ग्लास या म्यूजियम ग्लास भी इतना साफ नहीं होता जितना मय दानव का स्फटिक था। चौथा रहस्य था आभासी दरवाजे, जहां दीवार दिखती थी लेकिन वहां से आर पार जाया जा सकता था। ये थी ऑप्टिकल कैमोफ्लेज तकनीक। दीवार पर आसपास के दृश्य का प्रतिबिंब इस तरह डाला जाता था कि वो ठोस दीवार लगे जबकि वो खाली जगह थी। इसके लिए पैराबोलिक मिरर्स यानी परवलयिक दर्पणों का जटिल सिस्टम बनाया गया था। ये आज की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्राचीन रूप है, जहां ऑब्जेक्ट को इनविजिबल बनाने के लिए उसके पीछे के दृश्य को सामने प्रोजेक्ट किया जाता है। पांचवा चमत्कार था 3D फ्लोटिंग इमेजेस, यानी हवा में तैरते हुए फूल और मूर्तियां जिन्हें छूने पर हाथ आर पार निकल जाता था। ये प्राचीन होलोग्राफी थी। अवतल दर्पणों का उपयोग करके प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर हवा में रियल इमेज बनाई जाती थी। आज हम इसे मिरस्कोप कहते हैं। दो परवलयिक दर्पण जब एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं तो वे हवा में एक ठोस दिखने वाली छवि बना सकते हैं जो असली लगती है लेकिन छूने पर गायब हो जाती है। माया सभा के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। महल में वातावरण और जलवायु नियंत्रण की भी अद्भुत व्यवस्था थी। छठा चमत्कार था रेडिएंट कूलिंग, यानी प्राचीन एयर कंडीशनिंग। इंद्रप्रस्थ के महलों में न पसीना आता था न ठंड लगती थी। दीवारों के अंदर ठंडे पानी की सूक्ष्म नलिकाएं यानी कैपिलरी ट्यूब्स बिछाई गई थीं। ये आज के एसी से बेहतर सिस्टम था क्योंकि ये हवा को नहीं बल्कि सतह को ठंडा करता था। पत्थर की मोटी दीवारें दिन में गर्मी को सोख लेती थीं और रात में धीरे धीरे छोड़ती थीं, जिससे तापमान संतुलित रहता था। यमुना नदी से ठंडा पानी लाकर इन नलिकाओं में घुमाया जाता था, जो दीवारों और फर्श को ठंडा रखता था। आज के मीनाक्षी मंदिर में भी इसी तरह की सेल्फ कूलिंग चेम्बर्स पाई गई हैं, जो 800 साल पुरानी हैं और बिना बिजली के 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम कर देती हैं। सातवां चमत्कार था कृत्रिम सुगंध संचार। महल के हर कक्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग फूलों की महक आती थी, बिना फूलों के। ये था HAVC विद सेंट डिफ्यूजन। वेंटिलेशन शाफ्ट्स के रूप में खोखले खंभे बनाए गए थे, जिनके जरिए सुगंधित वाष्प पूरे महल में सर्कुलेट की जाती थी। विशेष कक्षों में फूलों को पानी में उबालकर उनकी भाप इन नलिकाओं में डाली जाती थी। आठवां चमत्कार था बायोलुमिनेसेंस लाइटिंग, यानी जैविक प्रकाश। रात में महल बिना दियों के चमकता था, दीवारों से ही रोशनी आती थी। इसके लिए फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स यानी स्फुरदीप्त पदार्थों का उपयोग किया गया था। मय दानव ने ऐसे रेडियम युक्त पत्थर या समुद्री जीवों के रसायन का उपयोग किया था जो दिन में सूर्य की रोशनी सोखते थे और रात में चमकते थे। कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल में भी ये गुण होता है कि वे प्रकाश को स्टोर करके बाद में छोड़ते हैं। नौवां चमत्कार था ध्वनि नियंत्रण। राज दरबार में कानाफूसी भी सिंहासन तक साफ सुनाई देती थी, लेकिन बाहर का शोर अंदर नहीं आता था। ये था विस्परिंग गैलरी प्रभाव। दीवारों का घुमाव ऐसा था कि ध्वनि तरंगें बिना कम हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करती थीं। गोल गुंबज में भी इसी तरह का अकूस्टिक वंडर देखा जाता है, जहां एक तरफ फुसफुसाई गई बात दूसरी तरफ साफ सुनाई देती है।
10वां चमत्कार था पीजो इलेक्ट्रिक फ्लोरिंग। चलने पर फर्श से संगीत या सुखद ध्वनियां उत्पन्न होती थीं। जब क्रिस्टल पर दबाव पड़ता है तो वह ऊर्जा या ध्वनि उत्पन्न करता है। इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मैदानव ने फर्श में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया था, जो पैर पड़ने पर कंपन करते थे और मधुर ध्वनि पैदा करते थे। अब बात करते हैं उस संरचनात्मक इंजीनियरिंग की जो माया सभा को भौतिक रूप से मजबूत बनाती थी। 11वां चमत्कार था भारहीन वास्तुकला। कुछ भारी संरचनाएं और झूमर हवा में लटके हुए प्रतीत होते थे, बिना किसी रस्सी के। ये था मैग्नेटिक लेविटेशन यानी चुंबकीय उत्तोलन। प्राचीन भारत में चुंबक का ज्ञान था और मय दानव ने शक्तिशाली चुंबकों का उपयोग कर भारी वस्तुओं को संतुलित किया था। एक चुंबक छत में लगाया जाता था और दूसरा वस्तु में, जिससे प्रतिकर्षण बल से वस्तु तैरती रहती थी। आज की maglev ट्रेन्स भी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। 12वां चमत्कार था भूकंप रोधी तकनीक। महाभारत काल के युद्धों और आपदाओं के बावजूद माया सभा का ढांचा कभी नहीं हिलता था। इसके लिए बेस आइसोलेशन तकनीक का उपयोग किया गया था। माया सभा की नींव में इंटरलॉकिंग जॉइंट्स और शॉक एब्जॉर्बर के रूप में राख और लचीले पदार्थों की परतें थीं, जो भूकंप के झटकों को सोख लेती थीं। जापान की आधुनिक इमारतें भी इसी तकनीक का उपयोग करती हैं। 13वां चमत्कार था नैनो पॉलिशिंग। दीवारें हजारों साल तक धूल रहित और चमकदार रहती थीं। ये थी हाइड्रोफोबिक कोटिंग यानी जल विरोधी परत। पत्थरों को इतना घिसा गया था कि उस पर धूल का कण टिक ही नहीं सकता था। ये कमल के पत्ते जैसा प्रभाव था, जहां पानी की बूंदें सतह पर टिकती नहीं बल्कि लुढ़क जाती हैं। आज की नैनो टेक्नोलॉजी कोटिंग्स भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। 14वां चमत्कार था यंत्र पुरुष यानी ऑटोमेटॉन्स या रोबोट्स। ऐसे द्वारपाल जो मूर्ति जैसे दिखते थे, लेकिन पास जाने पर हथियार उठा लेते थे या स्वागत करते थे। प्राचीन ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में यंत्र विधान का जिक्र है। ये गियर्स, पुली और हाइड्रोलिक्स से चलने वाले शुरुआती रोबोट थे। पानी के दबाव से या वजन से ट्रिगर होने वाले मैकेनिज्म बनाए गए थे जो इन मूर्तियों को हिलाते थे। 15वां चमत्कार था स्वचालित द्वार। राजा के आते ही दरवाजे खुद खुल जाते थे। ये काउंटरवेट सिस्टम्स और प्रेशर सेंसर्स का उपयोग था। फर्श पर पैर रखते ही वजन से पानी का दबाव बदलता और पुली सिस्टम दरवाजों को खींच लेता था। मिस्र के प्राचीन मंदिरों में भी इसी तरह की तकनीक पाई गई है। 16वां चमत्कार था हाइड्रोलिक एलिवेटर्स यानी जल शक्ति से चलने वाली लिफ्ट। ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा विशेष मंच थे। जल शक्ति से चलने वाले हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाए गए थे, जहां एक तरफ पानी भरने से प्लेटफॉर्म ऊपर उठता था और पानी निकालने से नीचे आता था। अब बात करते हैं शहरी नियोजन और रक्षा प्रणाली की। 17वां चमत्कार था जल पुनर्चक्रण। इंद्रप्रस्थ में कभी पानी की कमी नहीं हुई। शहर के नीचे ग्रे वाटर रिसाइकलिंग का सिस्टम था। उपयोग किया हुआ पानी रेत और कोयले के फिल्टर से साफ होकर बगीचों में जाता था। हड़प्पा सभ्यता में भी इसी तरह की जल निकासी व्यवस्था मिली है। 18वां चमत्कार था दिशा भ्रमित करने वाले गलियारे। दुश्मन अगर घुस जाए तो वह गलियारों में ही खो जाता था। इसे फ्रैक्टल जियोमेट्री कहते हैं। गलियारों का डिजाइन ऐसा था कि हर मोड़ एक जैसा दिखता था, जिससे दिशा का ज्ञान खत्म हो जाता था। ये एक तरह का स्पेशल डिसोरिएंटेशन था जो दुश्मन को भटका देता था। 19वां चमत्कार था दूरबीन खिड़कियां यानी टेलीस्कोपिक विंडोज। महल के झरोखों से दूर के दृश्य साफ दिखते थे। मैदानव ने स्फटिक के उत्तल और अवतल लेंस खिड़कियों में ही फिट कर दिए थे, जो दूर की चीजों को पास और बड़ा दिखाते थे। ये प्राचीन टेलीस्कोप था जो आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट किया गया था। 20वां और आखिरी चमत्कार था अग्निरोधक शहर। खांडव प्रस्थ के जंगल के जलने के बाद बनाया गया यह शहर आग से सुरक्षित था। लकड़ी और कपड़ों पर सिलिकेट कोटिंग या अभ्रक यानी माइका का लेप लगाया गया था, जो आग नहीं पकड़ता। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है और आग रोकने का काम करता है। तो ये थे माया सभा के 20 वैज्ञानिक चमत्कार जो बताते हैं कि प्राचीन भारत में मटेरियल साइंस यानी पदार्थ विज्ञान अपने चरम पर था। जिसे हम माया या जादू कहते हैं, वह असल में एक ऐसी तकनीक थी जो प्रकृति के नियमों को बहुत गहराई से समझकर बनाई गई थी। मैदानव ने प्रकाश, जल और ध्वनि का ऐसा मिश्रण तैयार किया था जो आज भी मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए एक सपना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर माया सभा का क्या हुआ? वो इतना शानदार महल आज कहाँ है? इतिहास बताता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय की ओर चले गए, तब इंद्रप्रस्थ की महिमा धीरे धीरे कम होती गई। समय के साथ विदेशी आक्रमणकारियों ने इस शहर को लूटा। सिकंदर के बाद के आक्रमणों में, फिर मध्यकाल के तुर्की और अफगान आक्रमणों में और बाद में मुगलों के समय में
इंद्रप्रस्थ की सभी कीमती चीजें लूट ली गईं। सोने चांदी के खंभे, रत्नों से जड़ी दीवारें, स्फटिक के फर्श, सब कुछ तोड़कर ले जाया गया या नष्ट कर दिया गया। 16वीं सदी में जब हुमायूं ने पुराना किला बनाया, तब उसने इंद्रप्रस्थ के अवशेषों का उपयोग किया होगा। फिर शेर शाह सूरी ने 1540 के दशक में इस किले को फिर से बनवाया। हर नई सभ्यता ने पुरानी सभ्यता के पत्थरों का उपयोग किया और इस तरह माया सभा की असली संरचना धरती के नीचे दब गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ASI की खुदाई में जो परतें मिल रही हैं, वे बताती हैं कि अभी भी 5.5 मीटर से ज्यादा गहराई में कुछ छिपा हुआ है। 2024 में जो लाइडर सर्वे होने वाला है, वो शायद उन संरचनाओं का पता लगा ले जो अभी तक छिपी हुई हैं। कुंती मंदिर के आसपास की खुदाई में उम्मीद है कि पांडव कालीन संरचनाएं मिलेंगी। हो सकता है कि माया सभा के वो स्फटिक फर्श, वो हाइड्रोलिक सिस्टम, वो जल निकासी नेटवर्क आज भी दिल्ली की धरती के नीचे दबे हों। बस थोड़ी और गहरी खुदाई की जरूरत है। इंद्रप्रस्थ और माया सभा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे पूर्वज केवल कहानियां नहीं गढ़ते थे, बल्कि वे असाधारण वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की थी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। ऑप्टिकल फिजिक्स का उपयोग करके भ्रम पैदा करना, हाइड्रोलिक्स से ऑटोमेटिक डोर्स बनाना, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल से म्यूजिकल फ्लोर्स बनाना, मैग्नेटिक लेविटेशन से चीजों को हवा में तैराना, ये सब कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि ये उस युग की वास्तविक इंजीनियरिंग थी। महाभारत कोई केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है जो हमें उस समय की उन्नत सभ्यता के बारे में बताता है। PGW पॉटरी का मिलना, जली हुई लकड़ी के अवशेष, मौर्य काल से पूर्व की संरचनाएं, ये सब पुरातात्विक सबूत हैं जो महाभारत की ऐतिहासिकता को मजबूती देते हैं। आज जब हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, पैसिव कूलिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, वाटर रिसाइकलिंग की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कर चुके थे। माया सभा केवल एक महल नहीं था, वो एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला था जहां भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और वास्तुकला सब एक साथ मिलकर एक अद्भुत कृति बनाते थे। वो एक ऐसा स्थान था जो दिखाता था कि जब विज्ञान और कला का संगम होता है तो कैसे चमत्कार पैदा होते हैं। दुर्योधन का उस महल में अपमानित होना और फिर उसके बाद की सारी घटनाएं बताती हैं कि कभी कभी तकनीक और विज्ञान इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। एक ऑप्टिकल इल्यूजन ने एक युद्ध को जन्म दिया जिसने पूरे भारतवर्ष का भविष्य बदल दिया। आज दिल्ली में रहने वाले लाखों लोग रोज पुराने किले के पास से गुजरते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है कि उनके पैरों के नीचे एक ऐसा शहर दबा है जो कभी दुनिया का सबसे उन्नत शहर था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जिम्मेदारी है कि वो इस खजाने को दुनिया के सामने लाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस पर और शोध करना चाहिए। IIT और CSIR जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों को माया सभा की तकनीक को समझने और उसे आधुनिक उपयोग के लिए विकसित करने का काम करना चाहिए। दुनिया को बताना चाहिए कि भारत में हजारों साल पहले ऐसी तकनीक थी जो आज भी प्रासंगिक है। ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है और हमारा गौरव है। इंद्रप्रस्थ की खोज केवल पुरातत्व की खोज नहीं है, ये भारत की वैज्ञानिक परंपरा की खोज है। ये बताने का समय है कि हम केवल आध्यात्मिक देश नहीं थे, बल्कि हम वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी उन्नत थे। माया सभा का हर रहस्य, हर तकनीक, हर चमत्कार ये साबित करता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और कला का अद्भुत समन्वय था। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, तो हमें अपने पूर्वजों की तरफ देखना चाहिए। उन्होंने ऐसी इमारतें बनाई जो प्राकृतिक रूप से ठंडी रहती थीं, पानी का पुनर्चक्रण करती थीं और बिना बिजली के रोशन रहती थीं। ये सब आज की जरूरत है और हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ये कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि माया सभा सिर्फ एक कल्पना थी या वाकई ऐसी तकनीक मौजूद थी? क्या हम आज भी उस स्तर की इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो मैदानव ने की थी? और क्या सरकार को पुराने किले की ओर गहरी खुदाई करनी चाहिए ताकि माया सभा के अवशेष मिल सकें? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्राचीन भारत में विमानों की तकनीक थी, कैसे पुष्पक विमान केवल कहानी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक यथार्थ था, और कैसे प्राचीन ग्रंथों में एरोनॉटिक्स का पूरा विज्ञान लिखा है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक बटन जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को अपने गौरवशाली इतिहास का पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।